हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कूलाम्स लॉ क्या होता है। चलिए, कूलाम्स लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले बेटा हम लोग ये पढ़ लें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ये टॉपिक क्लास 11th का था। इसमें क्लास 11 में बताया गया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहां पे भी आप लोग एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना। ये ऑब्जेक्ट का साइज है। अगर ये ऑब्जेक्ट अपने साइज की कई गुना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर ये ऑब्जेक्ट जितना इसका साइज है इसका कई गुना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन देखते हैं, मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। अब वो ट्रेन दिल्ली से कन्याकुमारी उसको जाना है। तो जब आप किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो वो ट्रेन क्या होती है? बहुत बड़ी दिख रही होती। लेकिन जब वो ट्रेन दिल्ली से कन्याकुमारी जाएगी तो देखो, जितनी उसकी लेंथ है वो अपनी लेंथ के कई गुना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे हम लोग जो कूलाम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम लोग इसी चीज को लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कूलाम्स लॉ होता क्या है। बेटा देखो, 1785 में एक साइंटिस्ट हुए बेटा। इन साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलाम। चार्ल्स अगस्टिन कूलाम, ये एक साइंटिस्ट हुए। इन्होंने एक इक्विपमेंट लिया जिसका नाम था टॉर्सन बैलेंस। बेटा क्या नाम था? टॉर्सन बैलेंस। और इन्होंने इस टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से बेटा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट किया। चलो देखो, इन्होंने किया क्या। इन्होंने बेटा दो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिए। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया बेटा, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसको इन्होंने चार्ज दिया Q1 बेटा, इसको इन्होंने चार्ज दिया Q2। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी बेटा कितनी? स्मॉल r थी। कितनी डिस्टेंस थी बेटा? स्मॉल r। अब देखो, मान लो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज मान लो। मान लो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव। ये किसकी कंडीशन हो गई? लाइक चार्जेस की कंडीशन हो गई। जैसे ही बेटा चार्ज लाइक हुए तो क्या होगा? आपने चार्ज की जब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां पे क्या पढ़ा था कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो बेटा ये वाली बॉडी इसको इधर फोर्स लगा रही होगी, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ये वाली बॉडी इसको इधर फोर्स लगा रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, है ना। मान लो बेटा ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है। मान लो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा हो गया? अनलाइक चार्ज। और आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये वाली बॉडी इसको क्या कर रही होगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। इसमें अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। कुल मिला के इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो कूलाम ने जब टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया, तो कूलाम ने यह फाइंड आउट किया कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, चाहे अट्रैक्टिव हो बेटा चाहे रिपल्सिव, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? इन दोनों बॉडीज के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। भाई इसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q1, इसका जो चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड है क्या? Q2। तो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसे जैसे आप बॉडीज में चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे दोनों बॉडीज में लगने वाला फोर्स, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये 5 कूलाम का इस पे चार्ज लिया, इसमें मान लो 8 कूलाम का चार्ज लिया। अब इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, है ना।
लाइक है तो रिपल्सिव होगा, अनलाइक है तो अट्रैक्टिव होगा। अब आपने इस बॉडी का भी चार्ज बढ़ाया, इस बॉडी का भी चार्ज बढ़ाया, तो जैसे जैसे आप इनके बीच में चार्ज बढ़ाते जाओगे, इनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये इन्होंने पहली चीज फाइंड आउट की। फिर इन्होंने दूसरी चीज क्या बेटा फाइंड आउट की? इन्होंने दूसरी चीज फाइंड आउट की कि इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो यहां पे क्या है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे पहले मैग्नेट रखा गया यहां पे इतनी दूर, तो फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। फिर हमने इनको थोड़ा दूर कर दिया तो पहले के कंपैरिजन में फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दूर कर दिया तो और कम हो जाएगा। तो बेटा ये हो गई इनकी दूसरी फाइंडिंग। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से बेटा प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहां इक्वल आया और यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा K। क्या आ जाएगा? K। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पे ये जो K आप देख रहे हो, इस K को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और इस K की बेटा वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस K की एसआई यूनिट याद नहीं कर पाते। याद करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। देखो इस K की वैल्यू कैसे ये इस K की जो एसआई यूनिट है वो देखो कैसे निकलेगी। अगर मुझे K की एसआई यूनिट निकालना है तो बेटा मैं क्या करूंगा? K जिसकी मुझे यूनिट निकालनी है उसको राइट साइड रखू, बाकी टर्म को इधर ले आऊं, तो क्या बन जाएगा? F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा कि नहीं? F की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। यहां स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और बेटा ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया था। यहां पे बेटा एक टर्म लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट को हम लोग प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका बेटा जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखो इसकी यूनिट जैसे हमने K की निकाली थी ना, वैसे देखो हम इस एप्सिलॉन नॉट की निकाल के दिखाते हैं कैसे। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसमें रखो, देखो फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी? F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो बना। यहां से एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई ऐसे लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर हुआ कि नहीं? अब देखो 1/4 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसकी एसआई यूनिट नहीं होगी, तो बचा क्या? अब देखो ये है Q1, चार्ज है, चार्ज की क्या होती है? कूलम। ये भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ये जो बेटा प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये इसके बाद जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हम लोग वहां पे इसको अच्छे से समझेंगे कि ये प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था बेटा। इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, कूलॉम्स लॉ में आपने जो ये फोर्स निकाला है, ये फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर।
तो ये बेटा कूलाम्स लॉ जो आपने पढ़ा है, ये कूलाम्स लॉ का सिंपल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है बेटा? सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म का मतलब है कि आपने इसमें दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड पढ़ा है बेटा। क्या पढ़ा है? मैग्नीट्यूड पढ़ा है। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। तो हमने अभी मैग्नीट्यूड पढ़ा। हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जिसमें हम ये जानेंगे फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन। थैंक यू बेटा।